एशियन पेंट एंड ऑयल कंपनी, जो कि एक लोकल लेवल पर शुरू हुआ था और आज एक ग्लोबल ब्रांड है और हर एक इंडियन से जुड़ा हुआ ब्रांड है। ये इंडियन का लार्जेस्ट और एशिया का थर्ड लार्जेस्ट पेंट कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन एक्चुअली ब्रांड है। और अब बात करते हैं इसके बारे में, जो कि कैसे ये शुरू हुआ और कहाँ तक है आज। ये कंपनी जब ये स्टार्ट हुआ था, इस कंपनी का नाम एशियन पेंट एंड ऑयल कंपनी था। ये कंपनी का टाइप प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनी, और ये एक केमिकल इंडस्ट्री टाइप में आता है और इसका एरियल सर्वर वर्ल्ड वाइड है। और इसके फाउंडर्स हैं चंपक लाल चौकसी, चिमन लाल चौकसी, सूर्यकांत दानी एंड अरविंद वाखेल। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली मुंबई में है, बिकॉज वो वहीं पे शुरू हुआ था और वहीं से इनका जर्नी स्टार्ट हुआ था। अश्विन दानी वो उनके कुछ की पीपल्स हैं जो कि आज तक उस कंपनी को होल्ड करते हैं। अश्विन दानी जो कि वहाँ के चेयरमैन हैं, मनीष चौकसी जो कि वाइस चेयरमैन हैं, अमित सहगल जो कि सीईओ हैं, अभय वाकेल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब है कुछ कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। 1 February 1942, आज से 79 years ago, after World War II and quit India, paints import stopped in India, after which there were only a few foreign companies and Shalimar Paints that manufacture paints. That time, at that time, four friends got together in a garage in Gaiwadi, Girgaon, Mumbai to start a company that manufactured company. Where in 1945, within 2 years, Asian Paint touch a turnover of 3,50,000 with an innovative marketing strategy to reach customers in the utmost concern of the country with small packs. Then in 1952 to 1957 की बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो दिस कंपनी मेड 23 crore worth of sale in 1952 and at the list 1954 में पेंट्स मास्कोट गॉट टू कार्टून कैरेक्टर, जो कि फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के द्वारा बनाया हुआ था, जो कि इस पेंट कंपनी का एक लोगो होता है उस टाइम का, जो कि जो फेस है उस कार्टूनिस्ट होता है, उसके नाम से फिर ये कंपनी जानी जाती है ज्यादातर। In 1962 to 1966, in 1962 ये कंपनी जो होती है बिगेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है और एशियन पेंट एम्बार्क ऑन एन एम्बिशन मास मार्केटिंग कैंपेन पर्टेनिंग विद थाउजेंड ऑफ डीलर्स इन स्मॉल टाउन्स ऑल ओवर इंडिया। जो कंपनी होती है वो अपनी सक्सेस के द्वारा वो पूरी कंपनी जो होती है ऑल ओवर इंडिया में फैल जाती है। Next, in 1967 to 73, Asian Paint becomes the 10th largest paint in the world. अब वो 10th largest कंपनी पूरे वर्ल्ड में बन जाती है, वो भी कुछ इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कलर्स के, जैसे रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और येलो के ही माध्यम से वो कंपनी जो होती है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में 10th लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है। इन 1973 एशियन पेंट बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। In 1990 to 1997, the four families together held the majority share of the company, but dispute started over the global rights in 1990s. When the company expanded beyond India, the dispute result in Mr. Choksey selling his 17.7%. कहते हैं ना कि कंपनी जब कोई स्टार्ट करता है, कोई फ्रेंड्स लोग मिलके, तो सब कुछ अच्छा होने के बाद कभी ना कभी बेकार होता ही है। तो यहाँ हाँ, तो मिस्टर जॉक्सी जो होते हैं, आफ्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करती है,
तो वो उन लोगों में फिर कुछ मनमुटाव होता है, कुछ झगड़ा होता है। उसके बाद जो मिस्टर चौकसी होते हैं, द ऑनर ऑफ एशियन पेंट, तो उन्होंने अपना जो शेयर्स होता है वो 13.7% पर सेल कर देते हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर चौकसी 1997 में उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके जो सन होते हैं अतुल चौकसी, फिर उनके कंपनी का आगे ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उनका कंपनी फिर कुछ कंपनी से मर्ज भी करता है, जैसे ब्रिटिश कंपनी बर्ड केमिकल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद ऑलिगिल कंपनी होती है जो कि उनसे मर्ज करती है कि वो उनका बिजनेस को शायद आगे एक्सपेंड करने में हेल्प कर सके। बाकी के जो वो तीनों होते हैं, जैसे कि चमनलाल चौकसी के बाद चमनलाल चौकसी एंड उनके बाकी के 2 फ्रेंड्स होते हैं, वो कंपनी में आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर 2002 और 2019 में एशियन पेंट वाज अ मार्केट लीडर ऑफ इंडियन डेकोरेटिव पेंट। टर्नओवर ऑफ इंडियन रुपीज 7,750 करोड़ 7,750 करोड़ इंडियन रुपीज में, और डॉलर में 1.73 बिलियन। एशियन पेंट along with its subsidiaries have operations in 17 countries across the world, consist of 23 paints manufacturing facilities. As of 2019, the Choksi, Dani and Vakil families thoughtly hold share of 45%. एंड नाउ ये कुछ कंपनीज होती हैं जो कि उस समय एशियन पेंट्स के साथ मर्ज करती है, जो कि ये इंडियन कंपनी होती है जो इंडिया में चलती है, वो इंडियन एशियन पेंट के साथ मर्ज करती है। और ये होते हैं, और बर्जर कंपनी होते है, इट इज अ इंग्लैंड कंपनी, और ये 2002 में एशियन पेंट का पार्ट बनती है। और फिर ये भी कुछ कंपनी है जो उनके साथ कंटिन्यू करती है बिजनेस। स्वर्णिका, तो ये ग्रुप की सब्सिडियरी है, यानी कि ये सब्सिडियरी कंपनीज जो हैं, ये दूसरे कंट्री में जब भी हमें दूसरे कंट्री में कोई दूसरे कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना होता है ना, तो हम वहां पर सब्सिडियरी कंपनी ओपन करते हैं। एंड एप्को एंड बर्जर जो दोनों पेंट्स हैं, एप्को पेंट्स एंड बर्जर पेंट दोनों जो है ये बेसिकली सब्सिडियरी कंपनीज हैं। क्लियर है ना? यस मैम। नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए। ये कुछ कंपनी के सेगमेंट्स हैं जो कि कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है और क्या क्या प्रोवाइड करती है। जैसे पेंट्स में डेकोरेटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स और ऑटोमोबाइल पेंट्स एंड केमिकल्स में ऑटोमोटिव। एंड ये 2 केमिकल्स हैं जो कि वो मैन्युफैक्चर करती है। पैथेटिक एनहाइड्राइड और दो थे ना, पैथेटिक एनहाइड्राइड एंड पेंटिरियोथ्रिटोल। ठीक है। और ये मैम ये एशियन पेंट्स के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि ये इंडिया लेवल पर हैं और ये ग्लोबल लेवल पर हैं। इंडिया लेवल पर कंसाई नेरोलॉक पेंट्स एंड लिमिटेड और बर्जर पेंट लिमिटेड, आईसीआई पेंट लिमिटेड, जेंसन निकोलोसो इंडियन लिमिटेड और शालीमार बॉम्बे पेंट्स लिमिटेड जो कि काफी पुराना कंपनी रहा है, और श्रीका पेंट्स। और फिर ये ग्लोबल लेवल पर है। कुछ कंपनीज हैं आक्जो नोबल, पीपीजी इंडस्ट्रियल, ड्यू पॉन्ट कोटिंग एंड कलर टेक्नोलॉजी ग्रुप, आईसीआई पेंट्स, फिर उसके बाद बीएएसएफ कोटिंग्स, निपॉन पेंट्स, सर्विंग विलियम्स पेंट। और ये मैम और डाटा है 2015 का जो कि ये बताता है कि कंपनी जो होती है मार्केट जो है इंडिया में कितना शेयर करती है। तो एशियन पेंट का 2015 का ये डाटा था जिसमें एशियन पेंट 37% की शेयर मार्केट कवर की हुई थी। और ये अदर्स कंपनीज हैं
जो कि इंडिया में मार्केट शेयर कवर कर देते हैं. Exactly, market share of Asian Paint is large. Yes. Yes. नेक्स्ट मार्केट स्ट्रेटेजी. मार्केट स्ट्रेटेजी में आता है कि कंपनीज यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज सच एज एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन टू इंक्रीज सेल्स. Total amount of 85 crore is spent on the ad campaign by Asian Paint. Their particular ad campaign मेरा वाला ब्लू, हर घर कुछ कहता है, and being killed by the customer. Online marketing of urban customer. Asian Paint online marketing system is helping. Yes, ma'am. Online marketing of urban customer. Asian Paint online marketing system is helping the company is lot of ways, providing all of the necessary information to the customer. It is an unique way of promotion. Advertising method: TV, radio, print, internet, OOH, POP, retail outlets और seminars, workshop. ये सब जो कुछ होते हैं इनके एडवर्टाइजिंग का मेथड सा, जहाँ पे वो अपने एडवर्टाइजिंग कर देते हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ अर्बन कस्टमर एज वेल एज एशियन पेंट हैज स्टार्टेड कस्टमर हेल्पलाइन 24/7 आवर्स. और उनके ये जो ये वेबसाइट होता है www.asianpaints.com, ये जो होता है इनके द्वारा वो अपने कस्टमर से जुड़ते थे और इजीली कांटेक्ट कर पाते थे. इनका ये सप्लाई चेन था, ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, फिर देन रिटेलर, फिर देन कस्टमर. और ये कुछ एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स हैं. जैसे कि ये सबसे पहले स्टार्ट होता था ये गट्टू के द्वारा, जो कि नॉर्मल एक बॉय रहता है जो कि वो पेंट ब्रश हाथ में होल्ड किया होता है. ये इनका ट्रैक्टर इमल्शन से स्टार्ट होता है, डिस्टेम्पर से पेंट, एंड देन लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट दे गिव, जैसे कि मेरा वाला ब्लू, एशियन पेंट का लोगो जो कि 2015 में चेंज भी हो 2015 आई थिंक 2002 में लोगो चेंज हुआ था इसका, जब गट्टू को बनाना आर के लक्ष्मण ने मना कर दिया कि मेरे गट्टू का इस्तेमाल ना किया जाए इस कंपनी में, तो फिर उन्होंने लोगो भी चेंज कर दिया था. फिर उन्होंने एक्टर्स और एक्ट्रेस का इस्तेमाल किया कंपनी को प्रमोट करने के लिए, होल्डिंग लगाया, बच्चों के होल्डिंग के द्वारा समझाया बहुत सारी चीज, और 7 years वारंटी एंड ऑल करके वो अपने कंपनी को प्रमोट करते थे. Then SWOT analysis. Strength. After after sitting foot in the paint industry, Asian Paint choose dealers instead of distributor and wholesaler. This decision has turned out to be a bone of for the company, as the distributors demanded a 20% margin, whereas now only 3% margin goes to the supplier. Technology development is the sector where Asian Paint has been interesting for decades, and investing for decades. Asian Paint bought a supercomputer worth 8 crore in 1970, which is 10 years before ISRO did. It collect almost double the data than its competitors and forecast the trend with more than 97% accuracy. And then weakness. The present penetration of Asian Paints in the industry segment is far too low, and it faces still stiff competition from already strong Kansai, Narrow and Akzo Nobel. Deposit beyond the 9th largest paint company in the world, the global business of the company is far below average, with the acceptation of Bangladesh, Nepal, and UAE. Exception. Yes, ma'am. Sorry, exception.
opportunities. Asian Paints states that they aim to enter the list of top 5 paints company of the world. This could be achieved by focusing on the emerging economic of the world. A consideration, the market share. Asian Paints has an opportunity to increase its market share in the industry segment as it requires world-class technology, which the company can very easily afford it. Government policies like the extension of CLSS, rapid urbanization and easily available of home loans will increase the demand of paints. With its strong distribution network, innovative products and total home solution, Asian Paint can be hugely benefited. Threats. With new players like Indigo Paints and already established players, Asian Paints faces stiff competition. In the global market too, the world-class technology innovative players are dominated the market share. As most of the raw materials of manufacturing paint are imported, the company may face operational distributing during circumstance like a pandemic, country tense, etc. Corporate social responsibility. पेंट एशियन पेंट जो होती है, हम अपने अपने ये सारे काम के बदले ये सारे काम भी करती है साइड में, जैसे कि वाटर कन्वर्सेशन, टोटल वाटर मैनेजमेंट का इनका ये काम होता है, जिसमें वो रेन वाटर, एसिड वाटर को कन्वर्ट करके प्यूरिफाई करके वो पीने लायक वाटर को सप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद जब उन्होंने हेल्पिंग भी कम्युनिटी खोली, जिसमें वो जरूरत के समय पे हमेशा मौजूद रहते थे। उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट दिया, जिसमें जैसे कि वो उन्होंने स्कूल्स वगैरह को दिए फंडिंग, एंड ज्यादातर उनका फोकस हेल्थ केयर में ओल्ड एज पे ध्यान रहता था, जिसमें वो सीवीर वगैरह लगवाते थे, फ्री हेल्थ मेडिकल चेकअप के भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। कंपनी एम्स टू कम अंडर टॉप 5 पेंट कंपनीज लिस्ट इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 2 years. Rural markets have considerable potential. Companies that can establish a dealer network in these marketing are likely to get the edge in possessing above par growth rates over the next few years. As setting up distributing infrastructure is expensive, it would mean that the competitors is limited to the top players. Due to substantial hike in raw material species, Asian Paints has raises the prices of solvent based paints. Thus, a demand would be affected to some extent. ये कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि इस कंपनी के पीछे काम करते हैं और सक्सेस देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मिस्टर अश्विन चौकसी, मिस्टर अश्विन दानी, मिस्टर अभय वाकिल, मिस्टर अमृता वाकिल, मिस्टर दीपांकर बासु, मिस्टर केवीएस आनंद, जो कि ये कंपनी के सीईओ रहे, 40 साल तक सीईओ रहे। मिस्टर महेश्वर चौकसी, मिस्टर मालावाल दानी, मिस्टर दीपक सातवाकर और डॉक्टर एस शिवाराम, मिस्टर एस रामादोरी, मिस्टर महेंद्र शाह और मिस्टर एम के शर्मा, एंड लास्ट मिस्टर वभा पाउल ऋषि। थैंक यू मैम।
ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन and what are the various level of channel? Who is going to tell me about it? Raise your hand. What is the meaning of channel distribution? Raise your hand. Mean of distribution, transfer the goods from the manufacturer to the consumers through the various levels. And what are those levels? Ma'am, level 0 level, then 1 level, 2 level, 3 levels. Very good. And who is going to elaborate about the levels? 0 level, 1 level, 2 level, 3 level. Who is going to elaborate it? Raise your hand. Who is going to elaborate about the level of channels? कौन मुझे बताएगा कि कौन सा लेवल ऑफ चैनल और कितने बीच में इंटरमीडियरीज हैं? वेद बताइए मुझे लेवल ऑफ चैनल्स. मैम आइडिया नहीं है, पिछली क्लास में पीपीटी उस समय कर रहे थे तो सुना नहीं. आकांक्षा, रोल नंबर 7, बैच 1. यस मैम. बताओ बेटा लेवल्स ऑफ चैनल. मैम 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल. क्या होता है ये? मैम 0 लेवल में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं रहेगा. डायरेक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कस्टमर को गुड्स या सामान बेचेगा. 1 लेवल में मैम एक रहेगा मीडिएटर, दैट इज रिटेलर. एंड सेकेंड लेवल में मैम 2 रहेगा, एक होलसेलर रहेगा और दूसरा रिटेलर रहेगा. ओके. एंड थर्ड लेवल में मैम 3 मीडिएटर, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर. ओके ठीक है. एंड व्हाट आर द 4th लेवल तक तो अभी कुछ ऐसा आया नहीं है, बट आपके बुक में 3 लेवल तक ही गिवन है. 3 लेवल तक ही ठीक है. एंड वन मोर थिंग. यस विश, ठीक है. अच्छा ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं. व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज? कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी? कौन कौन से? मैंने 3 बताया था, वो कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं? रेज योर हैंड. कौन कौन से वो तीनों स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में? यस हिमांशु. मैम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव. ओके, व्हाट इज दैट? हु इज गोइंग टू एलैबोरेट इट नेक्स्ट? कि क्या होता है ये तीनों टाइप के आपके डिस्ट्रीब्यूशन? सेलेक्टिव, एक्सक्लूसिव एंड इंटेंसिव. क्या होता है ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? यस मुस्कान. मैम फर्स्ट इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. इस डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो हर मार्केट में अवेलेबल कराना है. बेसिक प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोले या एफएमसीजी बोले, या कोई भी घर का स्नैक्स वगैरह खाने पीने का सामान. और इसके लिए मास मार्केटिंग चाहिए होता है कि हर शॉप पे इसको अवेलेबल कराना है. एक आईटीसी, एचयूएल, डाबर, बजाज, ये सब इसमें आ जाएगा एग्जांपल्स में. सेकंड है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. ये उन सामान का डिस्ट्रीब्यूशन करता है जो थोड़े कम अमाउंट में मिलते हैं, लाइक एफएमसीजी की तरह हर जगह अवेलेबल नहीं होने हैं. इसमें कुछ ब्रांडेड सामान आएंगे, लग्जरियस आएंगे. लाइक लग्जरियस में अगर जारा कंपनी बोले या फिर किसी भी पर्स का कंपनी, स्पेशल ड्रेस का कंपनी, वो सब इसमें आ जाएगा. वो हर जगह शॉप नहीं खोलते हैं, कहीं कहीं शॉप खोलते हैं. और थर्ड है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें मेनली सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज लाइक डायमंड्स का अगर शोरूम है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव व्हीकल का शोरूम है तो वो सब इंक्लूड होता है. और उनके डिस्ट्रीब्यूशन में अगर शॉप का बात करें तो एक कंट्री में मैक्स टू मैक्स 5 to 10 शॉप्स को वो डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, बाकी सारे को नहीं देते हैं. सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव जो है दैट इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. लाइक फॉर एग्जांपल ऑडी एंड बुगाटी एंड दीज कार्स, जो इनको डील करने के लिए दे आर वेरी लेस. कोई रीजनल लेवल पे कोई शोरूम जो है वो है एक रीजन में, लाइक 5-7 स्टेट्स जो है ईस्ट रीजन में, मतलब एक कोई को दे दिया पर्टिकुलर, एक बेसिकली शोरूम को ओपन कर दिया. तो बेसिकली ये था आपका इंटेंसिव, एक्सक्लूसिव एंड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. क्या है किसके? आपके
इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या आपके बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है। जो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मेन मकसद क्या है, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को शो करना, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को बेसिकली डिस्प्ले करना, ठीक है। कंज्यूमर को पता लगना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर शॉप में ये प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, और यहाँ तक जो कंपनी है वो हर एक छोटे बड़े रिटेलर्स तक ये प्रोडक्ट को पहुंचा देती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये क्या है, ये प्रोडक्ट जो है आपके डेली यूज्ड वाले, एक मिनट, तो मेन रीजन ही यही है कि हमें जो प्रोडक्ट है वो हमें हर एक शोरूम, हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर, हर एक ट्रेडिशनल स्टोर, हर जगह पे अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, पहुंचाना है, मास डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लार्ज स्केल में होता है, ये सब तो सबको पता ही है। अब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं आप वास्ट कवरेज, ठीक है, वास्ट कवरेज ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट, ठीक है, यूजिंग एवरी आउटलेट, दूसरा, तीसरा है कि जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे ब्रांड को परचेज ना करें, इसीलिए आपको हमेशा ये अपने प्रोडक्ट को टू द पॉइंट, मतलब हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट का करते रहना है कंटिन्यूस वे में, ठीक है। ऐसा ना हो कि कल को अगर आपके प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स जो है नीड बेस्ड प्रोडक्ट है तो वो दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करना है, क्लियर है। और अगर जो नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट लिखिए एडवांटेज में, पहला लिखिए एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट राइट, more products are sold and more money is earned, more product is sold and more money is earned, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा और ज्यादा आपको मनी मिलेगा, पैसा ज्यादा रिटर्न आएगा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ये हो गया, मोर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, मोर मनी इज अर्न, ये आपका क्या हो गया, बेनिफिट में लिखवा रही हूँ, एडवांटेजेस लिखवा रही हूँ इंटेंसिव का। सेकेंड लिखिए as more location carry the products, तो सेकेंड पॉइंट होगा as more products are sold more money is earned, पहला हो गया। दूसरा, as more locations carry the product, as more location carry the product, as more location carry the product, the more opportunities there are, फिर आगे लिखिए the more opportunities there are for manufacturer to make profit, या फिर सिर्फ सिंपली लिखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोकेशन जो है वो क्या हो रहा है, लोकेशन को कवर कर रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का मौका मिल रहा है, आप नए नए मार्केट में एंटर कर सकते हो, नए नए कंज्यूमर बना सकते हो, राइट। तो एज मोर लोकेशंस कैरी द प्रोडक्ट, यानी ज्यादा लोकेशंस में प्रोडक्ट हैं, द मोर अपॉर्चुनिटी देयर आर फॉर, किसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मैन्युफैक्चरर के लिए, कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। थर्ड लिखिए कि इट क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर, it create awareness among the consumer about the product, it create awareness among the consumer about the product, it create awareness among the consumers about the product, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए आपको हर छोटे बड़े आउटलेट्स में दिख रहा है, तो कंज्यूमर के अंदर में जागरूकता जागेगी प्रोडक्ट को लेकर के कि भाई ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है और यहाँ इजीली मिल रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर के अंदर इंफॉर्मेशन जो है और अवेयरनेस जो है वो ज्यादा आएगा आपके प्रोडक्ट को लेकर के, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन दिस आउटलेट एज वेल, राइट। तो यहाँ कस्टमर्स जो है वो कॉमर्शियल प्रिंट एड्स वगैरह से उसको कंपेयर करना शुरू करेगा, जब वो एडवर्टीजमेंट देखेगा तो दे कैन अंडरस्टैंड करें ये प्रोडक्ट तो यहाँ पर आउटलेट में मिल रहा है, तो लाइक फॉर द कंपैरिजन, फॉर अवेयरनेस एंड फॉर नॉलेज बिल्डिंग अमॉन्ग द कंज्यूमर, this distribution strategy is useful. Next लिखिए, because of the intensive, ये intensive distribution system है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी सारे वो जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो सारे आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं,
इसीलिए कभी भी अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिला, मान लीजिए कि आपने कोई पर्टिकुलर बिस्किट खरीदना है पार्ले जी, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू बाय इट, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द अल्टरनेटिव ऑफ दैट इजिली, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगभग हर एक रिटेल हर एक आउटलेट में मिल रहा है, तो हर एक कंपनी इसको यूटिलाइज करती है फॉर द नीड बेस्ड प्रोडक्ट। तो इसमें लिखिए when one of the product is not available on the shelves of a store or in a store, यानी कि shelves में अगर कोई particular product available नहीं है store में, when one of the product is not available on the shelves of a store, then customer will usually select the another one. Then customer will usually select the another brand or another product rather than going to the another retail store. When one of the product is not available on the shelves of a store, customer will usually select another brand rather than going to the another store. This is going to give benefit to retailer as well. ठीक है, यानी कि जब एक प्रोडक्ट मान लीजिए मार्केट में अगर कोई, मैंने बताया आपको एग्जांपल, आप पार्ले जी लेने गए, आपको नहीं मिला, तो उसी दुकान में आप रुक करके दूसरा प्रोडक्ट उसी टाइप का खरीद लीजिएगा, दूसरा बिस्किट खरीद लीजिएगा। लेकिन आप दूसरे दुकान में बहुत लिटिल चांस होता है कि कंज्यूमर दूसरे दुकान में जाकर के प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करे, वो उसी दुकान में बेसिकली दूसरा प्रोडक्ट मांग लेगा। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है, किसके लिए, रिटेलर के लिए भी बेनिफिट है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, कि उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो रहा है अलग अलग ब्रांड। क्लियर हो गया मुस्कान, हिमांशु, सुमन, विश्वजीत? यस मैम। Yes, ma'am. बट इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये बेनिफिट को खरीदे ही नहीं, बस उसके प्रोडक्ट को खरीदे, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो जाता। नहीं, यहाँ पर रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट की बात की जा रही है बेटा। हाँ, ये बिल्कुल ये चांसेस हैं, और ऐसे बात भी बहुत कम ही चांसेस ऐसे होते हैं कि जब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ना हो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके कोई प्रोडक्ट, अगर आपके कोई छोटे मोटे खाने पीने की चीजें होती हैं, तो ऐसे केस में ज्यादातर जो दूसरे अगर ब्रांड का भी मिल जाता है तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ब्रांड लॉयल्टी यहाँ बिल्कुल होती है। बट अगर कोई प्रोडक्ट रिटेलर के पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो ऐसे केस में उसके पास दूसरा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा ना। तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी रिटेलर को भी इस चीज का बेनिफिट है कि दूसरे ब्रांड के भी प्रोडक्ट उनके पास इजीली अवेलेबल है, क्योंकि इंटेंसिव का मतलब यही होता है, जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। चलिए, मुझे सारे पॉइंट्स कौन बताएगा एडवांटेजेस का? One is more product is sold and more money is earned. जो भी रिटेलर है, जितने भी कंपनीज जो इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, वो ज्यादा प्रोडक्ट सोल्ड कर पाएंगी मास मार्केटिंग की वजह से, और ज्यादा पैसा कमा पाएंगी। और उसके बाद है as more location carry the product, as more and more location carry the product, the more opportunity there are for manufacturer to earn. जितना इंटेंसिव हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही हम किसी भी लोकेशन के कोने कोने तक पहुंच के अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और थर्ड वन इज इट क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, तो हम एक बिग सिटी में भी प्रोडक्ट का अवेयरनेस फैला सकते हैं, और एक गांव में भी उस प्रोडक्ट का अवेयरनेस फैला सकते हैं। और फोर्थ वन इज व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द शेल्फ, देन द कस्टमर विल सेलेक्ट अनदर प्रोडक्ट rather than going to another store. This is going to give the benefit to retailer. अब हमारे पास अगर एक बिस्किट्स हैं तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, तो अगर हमारे पास एक नहीं है तो हम एक दूसरा सब्स्टिट्यूट उसका ले सकते हैं, जिससे रिटेलर को फायदा है कि उसी की शॉप पे वो परचेज कर पाए कंज्यूमर। बिल्कुल, तो यहाँ अल्टरनेटिव का भी बेनिफिट इजीली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड वे, वेरी नाइस। चलिए, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा, हर एक एरिया को आपको कंक्वेयर और कैप्चर करने की जरूरत है,
हर एक एरिया में आपको डील करने की जरूरत है, तो इसके लिए आपको वास्ट और बहुत बड़ा सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पर आप एजेंट्स का भी यूज कीजिएगा, यहाँ पर आप रिटेलर्स का भी यूज कीजिएगा, यहाँ पर आप होलसेलर का भी यूज कीजिएगा, और साथ साथ यहाँ पर आपके जो सप्लाई चेन लेवल जो होंगे सप्लाई चेन के वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एक एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है काइंड ऑफ, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको हर एक सेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे एजेंट्स हो, क्योंकि इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मैन्युफैक्चर टू कैप्चर द होल मार्केट, लाइक होल इंडियन मार्केट भी कैप्चर करना एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। कुछ कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी अपने आप में काफी बड़ी कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनी है जो इजिली इस चीज को करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज है, छोटे मोटे कंपनीज है, दे आर नॉट एबल टू डू द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एज सच। जैसे कि आपकी रीजनल लेवल की कंपनीज होती है, रीजनल लेवल की कंपनीज का एग्जांपल जैसे हमारे बिहार में नीलकमल सत्तू मिलता है, राइट, तो उनका अभी भी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, वो एक रीजन में ही अभी तक सेल कर पा रही है। क्यों? बिकॉज सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपको बहुत लॉन्ग और बहुत डाइवर्सिफाई बनाना पड़ेगा। तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंसिव मेथड ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास जब तक आपको पूरा मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको एजेंट्स का नॉलेज नहीं है, होलसेलर का नॉलेज नहीं है, प्रॉपर्ली डिफरेंट एरियाज का नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट एबल टू यूज द डाइवर्सिफाइड चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए एक्सपेंसिव मेथड है ये, एक इसका बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है। तो इसमें आप लिख सकते हैं दिस इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। intensive distribution is the expensive channel distribution because in order to build vast network of distribution, vast network of distributors and retailers, companies need to spend money and effort, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक में इस 2-3 लाइन में समझ में आ गया होगा कि एक एक्सपेंसिव मेथड है, एक्सपेंसिव तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन करने का। इसके लिए आपको वास्ट नेटवर्क बनाने की जरूरत है, आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, रिटेलर्स की जरूरत पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपके सारे आ जाएंगे, होलसेलर्स, एजेंट्स वगैरह, तो ये सारे लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी। और साथ साथ में आपके बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च होंगे, क्योंकि जितने मीडिएटर उतना ज्यादा पैसा और कमीशन जाएगा आपका, ठीक है। एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मार्केट में हर एक एरिया में प्रोडक्ट को सप्लाई करवा रहे हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपने इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को चूज कर लिया और एज सच आपका रिटर्न नहीं आया, इन शॉर्ट कि आपने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मार्केट चूज कर लिया और आपका रिटर्न एज सच नहीं आ रहा है, तो इस केस में आपको लॉस भी हो सकता है, मींस देयर इज चांसेस ऑफ लॉस एज वेल इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू, अगर कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में कंपनी डूब भी सकती है। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत सोच समझकर कोई कंपनी को चूज करना चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव, व्हाट हाउ इट इज डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी? क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ लिखिए पहले मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। सबसे पहली बात कि यहाँ सिर्फ ये एक्सटर्नली प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करें, मार्केट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, तो वही एक प्रॉब्लम है। इसको इंटरनली भी कंपनी के अंडर मैनेज भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कभी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट भी उसके सुटेबल के हिसाब से होना चाहिए और आप प्रॉपरली उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको नॉर्थ में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना है तो ऐसे केस में आपको नॉर्थ रीजन को एक अलग सेक्टर बनाना पड़ेगा, ईस्ट रीजन को एक अलग बनाना पड़ेगा, वेस्ट को अलग, साउथ को अलग, और वहां पर भी अलग अलग एरियाज में, मतलब अलग अलग जोन बनाइए, फिर अलग अलग रीजन बनाइए, उसके बाद उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कीजिए।
ठीक है। तो एक मैनेजमेंट जो है, एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा किसका, जो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में इंडल्ज है कंपनी, राइट। तो यहाँ पर रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना, मैनेजमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील करना, होलसेलर्स के साथ डील करना, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा एडिशनल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको एडिशनल एम्प्लॉयज रखना पड़ेगा अपनी कंपनीज को चलाने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील करें। एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट भी लगेगा, मैन पावर भी लग रहा है आपको, यानी ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए जो उनके साथ डील कर सके प्रॉपरली, डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील कर पाए, होलसेलर के साथ डील कर पाए। तो लाइक यहाँ पर आपको एडिशनल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा, कि मान लीजिए कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और एक क्लास में 100 स्टूडेंट है। टीचर के लिए ज्यादा इजी किसको मैनेज करना होता है, 10 स्टूडेंट को या 100 स्टूडेंट को? 10 को। So the same thing is also happened with the companies. If there are so many distributors, for example, मान लीजिए यहाँ 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक जगह 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस 500 डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करना कंपनी के लिए कितना डिफिकल्ट है। क्लियर है ना। तो यही एक सिस्टम है कि यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं या डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स जो हैं उनको भी आपको प्रॉपरली उनके साथ डील करना पड़ेगा, ताकि वो प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके हर एक रिटेल शॉप तक। नेक्स्ट एक और इसका डिसएडवांटेज है लैक ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग। लैक ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग? लैक ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग? स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर बेच अपने हाई पेइंग कस्टमर्स के लिए। बेसिकली जो आपके तो मैम, हाँ बोलो मुस्कान। होता है ना जब वो जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो, हाँ, उसको ही तो प्रीमियम प्राइसिंग कहते हैं। वेद ने भी जो बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हम ज्यादा महंगा थोड़ा प्रोडक्ट बेचते हैं, एग्जैक्टली प्रीमियम प्राइसिंग उसी को कहते हैं। और यहाँ पर लिखा लैक ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग, यानी आप कभी भी प्रोडक्ट का प्राइस हाई नहीं कर सकते। द रीजन बिहाइंड इट इज कि लाइक यू आर डीलिंग विद एफएमसीजी प्रोडक्ट, पहली चीज, और दूसरी चीज आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो जो इजिली अवेलेबल है कंज्यूमर तक, एंड द प्रोडक्ट विच इज इजिली अवेलेबल दैट शुड बी अ चीप प्रोडक्ट, दैट नेवर बी अ प्रीमियम प्रोडक्ट, राइट। जैसे आप रोलेक्स की वॉच खरीदने जाइएगा, इफ यू आर परचेजिंग द रोलेक्स वॉच, then you have to travel, maybe you have to travel 5 or 6 kilometer to purchase that particular watch, right? और maybe तो कई बहुत सारे जगह पे तो उनके शोरूम भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो एक प्रीमियम लेवल के प्रोडक्ट की ना बात अलग होती है। इंटेंसिव में आप चीप और एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ ही वर्क कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप प्रीमियम प्राइसिंग कभी भी प्रोडक्ट का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो कंपनी है वो कभी भी प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज नहीं कर सकती या डिफरेंशियल प्राइसिंग चार्ज नहीं कर सकती कंज्यूमर के लिए, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाए, और कंज्यूमर जो है वो सिर्फ नॉर्मल कंपनी जो चार्ज कर रही है नॉर्मल मिनिमल प्राइस सिर्फ वही पे करेगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था कि अब कुछ नॉर्मल थिएटर्स हैं, कुछ एक्सपेंसिव थिएटर्स हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसिव थिएटर्स कुछ होते हैं, मतलब सम थिएटर्स आर एक्सपेंसिव, बहुत सारे थिएटर्स जो है वो नॉर्मल अवेलेबल है आसपास एरियाज में, तो वो सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ये सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है, आप प्रोडक्ट ही को ले लीजिए कि एक रोलेक्स वॉच की और एक बिस्किट की कोई कंपैरिजन है, नहीं है ना। एक बोल सकते हैं कि एक मतलब एक कार की और एक बेसिकली नॉर्मल जो कार के शोरूम उसकी कोई कंपेयर है, मतलब कि एक नॉर्मल कार की और एक प्रीमियम कार की कोई कंपैरिजन नहीं है। द सेम थिंग इज हैपेंड विद दिस आल्सो। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो नीड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए वो कभी भी प्रीमियम प्राइसिंग नहीं चार्ज कर सकते प्रोडक्ट के लिए। हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ intensive distribution? Who is going to tell me about it? Raise your hand. I'm first extensive channel distribution. उसमें यही है कि क्योंकि हम पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हैं अपना एक एरिया में, तो पूरा एक कॉस्ट उसका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी सप्लाई चेन बिल्ड करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इन सबको एक जगह लाके मार्जिन इन सब पे फोकस करना है, तो पूरा कॉस्ट उससे हाई हो जाता है उनके डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, क्योंकि एक एरिया में हमें बहुत लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर मिलते हैं, तो
हर किसी को मैनेज करना पॉइंट टू पॉइंट बहुत मुश्किल होता है, और किसी को कहीं ना कहीं थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड वे में ही काम करते हैं। और तीसरा है लैक ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो प्राइस सेटअप करने की चॉइस आपके पास नहीं होती, और अगर आप करेंगे भी तो उतना आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रीमियम प्राइसिंग पे नहीं ऑफर कर सकते ज्यादा प्रोडक्ट्स को। वेरी गुड वे। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन? जहां पर बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत रीजनल लेवल पे जब हम किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रोलेक्स लिख सकते हो, ठीक है, फिर आप ऑडी वगैरह लिख सकते हो, एक्सपेंसिव कार्स लिख सकते हो। तब यहाँ जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को रोलेक्स वॉच बेचना है, तो वो पता है कि कोई नीड बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, वो लग्जरियस प्रोडक्ट है, तो वो खरीदने के लिए एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट यू हैव नीड टू पे। तो ऐसे केस में आप हर जगह पे रोलेक्स का शोरूम भी ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे डिमांड नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ कंज्यूमर हमेशा प्रीमियम होते हैं और पोटेंशियल कंज्यूमर होते हैं, तो आप एक रीजन में क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को ओपन करते हो, या फिर आप कह सकते हैं एक शोरूम को आप ओपन करते हैं, ठीक है। और वो एक वाइड रीजन को क्या करता है, बेसिकली कवर करता है, वाइड रीजन को, ठीक है। अब हर जगह शोरूम ओपन करना सही नहीं है, और इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, शोरूम ओपन करने का कॉस्ट इतना हाई है, इसीलिए, और डिमांड एज सच प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा हाई नहीं है, कुछ ही कस्टमर टारगेट कस्टमर है, तो ऐसे केस में हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम लोग जो तीनों तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूसिव, सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव, ये तीनों प्रोडक्ट बेस्ड हैं, मतलब प्रोडक्ट जैसा होगा उस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम ऑप्ट करते हैं। अब रोलेक्स के लिए हम एक्सक्लूसिव लेंगे, ठीक है, ऑडी के लिए हम एक्सक्लूसिव ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ज्यादातर हैं, जिनके लिए हम आउटलेट्स जो हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में एक आध ओपन करते हैं, एक आध शोरूम ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज? तो सबसे पहला लिखिए फोकस, सबसे पहला है फोकस। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप हमेशा कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर फर्म और कंपनी है, वो इजीली फोकस कर सकती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, इजीली फोकस कर सकती है कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रांड है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर की वजह से लॉस में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही इतना लग्जरियस है और बहुत कम कंपनीज जो हैं जो बहुत एक्सपेंसिव वॉचेस वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। रोलेक्स का एक अलग ही ब्रांड है, एक अलग ही इक्विटी है उसका मार्केट में, तो दे नोस कि कॉम्पिटिटर जो है यहाँ पर उनके कंपनी के साथ कोई है नहीं, तो उनको घबराने की या वो लूज कर जाएंगे कस्टमर को, कस्टमर दूसरे ब्रांड के पास चले जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात फोकस में लिखिए, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स इन कीप द exclusive distributions helps in keeping the focus simple for the firm. The exclusive distribution helps in keeping the focus simple for the firm, ठीक है। The brand need not to worry of losing its own distributor to the competitors, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस एक प्रॉपरली कौन रख सकता है, मैन्युफैक्चरर रख सकता है डिस्ट्रीब्यूटर पे, ठीक है, कंज्यूमर पे भी, मतलब एक प्रॉपर, और डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर कोई भी दूसरे कंपनी की तरफ मूव ऑन करे, ये बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल ही नहीं है इन ऐसे लग्जरियस प्रोडक्ट की। क्लियर है? तो पहला तो फोकस हो गया। सेकंड लिखिए, सेकंड एडवांटेज क्या है, कंट्रोल, ठीक है। बिकॉज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिपेंडेंट है कंपनी पर ही, क्योंकि ज्यादातर कंपनी के ही शोरूम जो होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो शोरूम ओपन करते हैं अलग अलग रीजन में। तो जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है वो हिमसेल्फ डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, वो कंपनी पर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए कंपनी का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, यानी एक्सक्लूसिव शोरूम के जो डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सक्लूसिव शोरूम के जो ओनर होंगे या फिर कंपनी के प्रोडक्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाती है कंपनी, क्योंकि खुद जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसी कंपनी का तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द
company, right? So in that case company are able to control the distributor. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को इजिली कंट्रोल कर सकता है कौन? बेसिकली आपका कंपनी. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए फाइनेंशियल एडवांटेजेस फॉर कंपनी. फाइनेंशियल एडवांटेजेस फॉर कंपनी. फाइनेंशियल एडवांटेजेस फॉर द कंपनी. फाइनेंशियल एडवांटेजेस फॉर द कंपनी. फाइनेंशियल एडवांटेजेस फॉर द कंपनी. यानी जो ब्रांड है वो आराम से, वो जो है आराम से बेसिकली यहाँ पर पैसे आराम से कंपनी तक मूव कर सकते हैं. ठीक है, जो तो द ब्रांड कैश क्रंच अवर्टेड एज डिस्ट्रीब्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव गुड कैश इन हैंड एंड एक्सपेक्टेड टू कैरी इन्वेंट्री एंड प्रोवाइड पेमेंट. यानी कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल एडवांटेजेस है वो कंपनी को मिल जाएगा इजीली. ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास इजीली कैश आ सकता है. ठीक है, और वो इजीली उसको पेमेंट के रूप में कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उनको प्रोडक्ट खरीदना है या प्रोडक्ट लेना है. ठीक है, तो दे फाइनेंशियल एडवांटेजेस है कंपनी के लिए, इजीली जो है कैश कंपनी तक पहुंच रहा है. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के? एडवांटेजेस समझ में आया? क्या क्या एडवांटेज है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का? व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस? What are the various कौन बताएगा? Who is going to tell me about the advantages of the exclusive distribution? Who is going to tell me about it? मैम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज ये है कि ये प्रोडक्ट्स बहुत कम शॉप पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए जो हेड होते हैं इस प्रोडक्ट के वो कंट्रोल करना उनके लिए आसान होता है. कंपनी जो प्रोडक्ट है, हाँ, कंपनी के लिए कंट्रोल करना आसान होता है क्योंकि कम डिस्ट्रीब्यूटर्स है तो उनका कोई भी प्रॉब्लम वो जल्दी हैंडल कर लेंगे. कोई भी अगर इश्यूज हुआ तो उसको कंट्रोल कर लेंगे. दूसरा ये है कि उनके लिए फाइनेंशियल एडवांटेज है. जैसे इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में था कि बहुत सारे चैनल्स बनते थे, तो एजेंट्स हो गए, मीडिएटर्स हो गए, उन सबको प्रॉफिट का परसेंटेज देना पड़ता था. बट अब है मैम, सॉरी, बट अब क्या है कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कम शॉप है और तो इनके लिए ज्यादा बड़ा चैनल नहीं रखना पड़ता है. डायरेक्ट होलसेलर टू एक एजेंट रहेगा और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंच जा रहा है, तो प्रोडक्ट का प्राइस भी घट जा रहा है, तो ज्यादा कंज्यूमर्स उनको खरीद पाएंगे. और थर्ड है कि कॉम्पिटिटर्स कम है क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट तो है नहीं कि एक प्रोडक्ट के 10 कंपनीज हैं. तो एक प्रोडक्ट मेनली 2 या 3 कंपनीज बनाएंगी, तो इनके लिए कंपटीशन का फियर कम होगा क्योंकि 2 ही कंपनी से कंपटीशन करना होगा और उस प्रोडक्ट पे डीपली फोकस कर पाएंगे. गुड, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ एडवांटेजेस है. तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहला लिखिए ट्रस्ट. ट्रस्ट, ठीक है. सेकेंड लिखिए डिपेंडेंसी. इन सबको मैं समझाऊंगी. ट्रस्ट, डिपेंडेंसी, ट्रस्ट, डिपेंडेंसी, डिस्प्यूट कॉज ह्यूज लॉसेस. ट्रस्ट, ट्रस्ट, डिपेंडेंसी, disputes cause huge losses. dispute cause huge losses. ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो आपको एक ट्रस्टफुल डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है. यानी कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है जिनको आप चूज कर रहे हैं वो कितना ट्रस्ट वर्दी है. एक पूरे रीजन में अगर आप एक आउटलेट ओपन कर रहे हो और अगर वो आउटलेट जो है बेसिकली आप लोगों को पता है कि अगर वो एक सिंगल आउटलेट पे पूरा का पूरा वहां का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर डिपेंडेंट है, ऐसे केस में अगर मान लीजिए ट्रस्ट, अगर आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन या ट्रस्ट वर्दी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे तो आपकी बिजनेस काफी ज्यादा लॉस में जा सकती है. ठीक है, तो आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ट्रस्टफुल पर्सन और एक ट्रस्टफुल डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, और अगर वो नहीं मिलेगा तो इन दैट केस आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है. ठीक है, हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हो वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा ध्यान ना दे रहा हो. ठीक है, अपने पॉकेट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हो, ब्रांड के बारे में ना सोच रहा हो.
प्रॉब्लम कंप्लेंट्स को वो हैंडल ना कर पा रहा हो. तो इट माइट बी हैपेंड समटाइम्स इन द लग्जरियस शॉप्स एंड फॉर द लग्जरियस प्रोडक्ट. इन दैट केस द कंपनी कैन इजिली लूज द लॉयल कस्टमर्स. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ट्रस्ट वर्दी और एक बेटर और एक इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटर को आप नहीं चूज कीजिएगा, तो इन दैट केस द कंपनी कैन बी इन अ ह्यूज लॉस. सेकेंड है डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपके ब्रांड जो हैं, वो चाहे वो रोलेक्स हो या BMW हो, ये बेसिकली ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट को परचेज करना तो आप सीधे मैन्युफैक्चरर के पास जाइएगा, नहीं, यू विल गो टुवर्ड द डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ऐसे केस में जो कंपनी है वो उस तक हो सकता बात भी ना पहुंचे और प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली वो सेल ही ना हो कंज्यूमर को, या फिर ये हो सकता है कि जो ब्रांड है वो टोटली डिपेंडेंट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने कुछ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर पे. और अगर एक भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर बहुत ज्यादा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, एक दो ऑप्शन प्रेजेंट है और वो वहां पर भी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली कि वही वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वही सेकंड वाला पॉइंट है कि द कंपनी इज वेरी मच हाईली डिपेंडेंट ऑन द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लग्जरियस प्रोडक्ट. राइट, तो ये एक बहुत बड़ा इसका डीमेरिट है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्प्यूट कॉजेज ह्यूज लॉसेस. अगर कभी कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कभी भी कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे केस में आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मे भी हो सकता है आपके प्रोडक्ट के साथ डील करना बंद कर दे. तो ऐसे केस में काफी लॉन्ग टाइम तक हो सकता है कि फिर आपको नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर चूज करना पड़े, फिर आप वहां पर अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा. तो इट विल टेक द टाइम एज वेल एज इट विल टेक द एफर्ट. राइट, और यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो कंपनी के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए लॉस कर सकता है. ठीक है, व्हेन द कंसिडरिंग रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्प्यूट विथ वन डिस्ट्रीब्यूटर मीन दैट द सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वोंट परफॉर्म बट द डिस्ट्रीब्यूशन विल गो थ्रू सम अनदर डिस्ट्रीब्यूटर. जब डिस्ट्रीब्यूशन आपको दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चूज करके करवाना पड़ेगा. ठीक है, और अगर डिस्प्यूट जो है वो आपके अगर इंटेंसिव में कोई कभी भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो ऐसे केस में दिक्कत नहीं है, आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. बट अगर इस तरीके के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्प्यूट होगा तो ऐसे केस में आपको होल मार्केट लूज करना पड़ेगा. यानी साउथ में अगर किसी भी तरीके का साउथ रीजन में मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का, तो पूरे साउथ रीजन में किसी भी कंज्यूमर को प्रॉपरली प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा. तो यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो ह्यूज लॉसेस इनकर कर सकता है. ट्रस्ट, एक ट्रस्ट वर्दी डिस्ट्रीब्यूटर चूज करने की जरूरत है व्हेन वी आर डीलिंग विद द exclusive products and we can say luxurious product. And the third that the company is dependent on the distributor for the distribution of their luxurious product and services. तो ये इसके कुछ disadvantages थे किसके exclusive distribution system के. Who is going to tell me about the disadvantages of exclusive distribution? The first disadvantage is trust. क्योंकि आप एक प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और वो आपके प्रीमियम कस्टमर्स है उनको अच्छे से अटेंड करना चाहिए उसे, या फिर एक अच्छी सर्विस देनी चाहिए क्योंकि आपका ब्रांड उसी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे. तो ट्रस्ट इशू वहाँ पे होता है. फिर आ जाता है डिपेंडेंसी, क्योंकि जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा क्योंकि वही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को रीच करवाएगा आपके प्रीमियम ऑडियंस तक, तो आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रिटेलर पे या डिस्ट्रीब्यूटर पे पड़ जाती है कि आपको कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में कि वो कहाँ तक उस चीज को लेकर जाता है. और फिर आ जाता है डिस्प्यूट कॉज ह्यूज लॉसेस. अगर आपका कोई एक टाइप का आर्गुमेंट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी भी तरह का, तो क्योंकि पहली बात तो आपके पास कम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो एक से भी अगर आपका डिस्प्यूट होता है तो वो पूरा एरिया में ही प्रोडक्ट का सप्लाई रुक जाता है या फिर वो ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाता है, उनके पास पहुंच नहीं पाता. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज द बेसिकली disadvantages of exclusive distribution. तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट इन एक्सक्लूसिव और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सीरीज एंड दैट इज नॉट डिमांडेड एज सच द नीड बेस्ड प्रोडक्ट. ठीक है, नीड बेस्ड प्रोडक्ट की तरह उसका डिमांड नहीं है.
So we required very less distributor, like in one region or in one zone we required hardly 1 or 2 distributor. So in that case, because because the product is very high price, तो showroom हम बहुत ज़्यादा भी अगर open करते हैं, that will incur the high cost, but the sale will be not like that, right? So because of that only, we are just basically companies are targeting the big cities or a big zone. Like zone के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली में अवेलेबल करा देंगे, मुंबई में अवेलेबल करा देंगे, चेन्नई और कोलकाता जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इनके जो बेसिकली एक्सक्लूसिव स्टोर्स अवेलेबल होते हैं. So like they are basically targeting not like intensive distribution, but they are exclusively, यानी बहुत ही कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट वाले ये शोरूम्स होते हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम्स. ठीक है, तो यूटर्स अवेलेबल होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, तो वो कह सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल ना बेटा आप लोग कुछ भी ले सकते हो. सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल में आप मैक्स ले सकते हो, श्रीलेदर ले सकते हो, खादिम्स ले सकते हो, बाटा ले सकते हो, दीज ऑल आर द पार्ट. जारा ले सकते हो, ठीक है, अरमानी ले सकते हो. तो ये सारे के सारे जो भी बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े या और भी एक्सेसरीज के जो शॉप्स होते हैं, दे आर नोन एज द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में ही बेसिकली आ रहे हैं. खैर अभी बाटा थोड़ा इंटेंसिव में आ रहा है क्योंकि वो हर बहुत सारे रीजन और डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल हो रहा है. बट बाकी जो आपके अरमानी, जारा या फिर बीबा या फिर कुछ बड़े बड़े कपड़े के ब्रांड्स जो होते हैं, यूसीबी, ये सारे सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्ट करते हैं. यानी कि एक रीजन में ये कम से कम 10, 15, 20 शॉप प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्स अवेलेबल होते हैं. तो इंटेंसिव इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रीब्यूटेड, selective is little bit less distributed, and exclusive is very less distribution system. मतलब very less distribution strategy, मतलब they are opting the very less distributors. Clear हो गया? तो सिलेक्टिव के बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, हाउ वी आर डिजाइनिंग द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होलसेलर्स, रिटेलर्स, वी आर गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलिए हम अब थोड़ा सा बढ़ जाए. ओके, प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. Group that have a direct or indirect influence on a person's attitude or behavior is known as reference groups, family, roles, and status. Raise your hand. Raise your hand. Yes, Muskan? Family. Anyone else who is going to tell me about it? Yes, Suman. Yes, Vishwajit. First, tell me. Family, ma'am. Okay, Vishwajit. Ma'am, A, ma'am, reference group. Next, Himanshu. Status. Akanksha. Ma'am, A, reference group. The answer is reference group, right? So exactly the answer will, if the all fours and all the verb आएगा तो इस केस में आप लिख सकते हैं चारों. बट ऐसा ग्रुप की यहाँ पर ग्रुप्स की बात हो रही है कि लाइक कौन सा ग्रुप है जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके पर्सन के एटीट्यूड में. दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स. तो यहाँ पर आएगा आपके रेफरेंस ग्रुप्स. ठीक है, जैसे जिसमें आपके सारे इंक्लूडेड ऑलरेडी होते हैं. रेफरेंस ग्रुप में आपकी फैमिली भी इंक्लूडेड होती है, आपके फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, आपके कलीग्स भी इंक्लूडेड होते हैं. तो हमें कोई सेपरेटली फैमिली को चूज करने की जरूरत नहीं है. वी कैन चूज द रेफरेंस ग्रुप. क्लियर हो गया? यहाँ पर टर्म समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. रेफरेंस ग्रुप में आपके सारे आ जाते हैं बेटा. तो वी डोंट नीड टू एक्सक्लूसिवली चूज द फैमिली, बट द रेफरेंस ग्रुप विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रीड इट. Augmented products contain dash a basic need, functional characteristic, additional benefits, expected features. क्या होगा इसमें? Who is going to tell me? Raise your hand. Yes, Ved. C, additional benefits. Next. Yes, roll number 5, Adiba. Ma'am, additional benefits. Muskan. Yes, ma'am, additional benefits. Suman. Yes, ma'am, additional benefit, ma'am. Okay, the answer is the additional benefit. Why? Because the basic need is the core product.
फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएंगे वो आपके आएंगे बेसिक प्रोडक्ट में, एक्चुअल प्रोडक्ट में आएंगे, और एडिशनल बेनिफिट जो है वो आएगा आपका बेसिकली ऑगमेंटेड में, और एक्सपेक्टेड फीचर्स दैट विल कम इन द पोटेंशियल प्रोडक्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the emotional attachment of the customer toward the brand is known as brand association, perceived quality, brand loyalty, brand awareness. What will be the answer? Yes, Akanksha. Ma'am, C, brand loyalty. Adiba. Brand loyalty, ma'am. Muskan. Brand association. Ved. Brand loyalty. Suman. Brand loyalty, ma'am. Himanshu. Brand loyalty. Exactly. The answer will be brand loyalty. Okay. Brand association is something in which we are thinking that we are attached with the brand, but the emotional attachment जो हमारा brand के लिए होगा customer का, वो होगा brand loyalty. एक मिनट, इसमें brand association होगा answer. Sorry, it's not a brand loyalty. That is brand association. So brand loyalty is something, extremely sorry for the wrong thing. Brand loyalty is something where we are purchasing the product again and again, right? Brand association is something when we are feeling that we are attached with the particular brand. That is brand association. जब मैंने branding करवाया था तो आप लोगों को brand association के बारे में बताया था. Perceived quality is something which we are expecting from the brand that we just need to get the particular quality. ठीक है? और brand awareness जहाँ पर हमें brand का knowledge है. Yes, Vishwajit. Ma'am, I am not able to hear you, ma'am. Clear. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, मतलब पहले से थोड़ी कम हो गई है. Next. Question number 24, demographic segmentation. What is the meaning of this? Demographic segmentation क्या होगा? The description of people and the place in the society, the description of people purchasing behavior, the location where people live, and geographic region. Who is going to tell me about it? Raise your hand. Yes, Ved. Ved. A. The description of people and the place in society. Akanksha. A, ma'am. Anyone else who is going to tell me about it? Yes, the answer is A. The description of the people and the place in the society. It means that जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका description, उनकी income क्या है, उनका age क्या है, उनका gender क्या है, तो ये सारा चीज आपके A वाले में आएगा. The demographic segmentation is something which is related with the people and the place of them, the place of there in the society. Emotional attachment जो है customer का जो 23 मैंने बताया है उसका आंसर brand association होगा, ध्यान रखिएगा. Clear है ना? Brand loyalty is something which we are attached with the brand in that manner that we are basically doing the repetitive purchase. तो उसको कहते हैं loyal customer who is not going to move toward the another brand. Clear है? Next, what is price scheming? Question है, आपके पास 3 ऑप्शन है, देखिए और रेज कीजिए हैंड. What is price scheming? Setting an initially high price which falls as competitor enter in the market. Set a high price with consumer perceive as indicating high quality. Set a low price to scheme off the large number of consumers. Yes, Adiba. Ma'am, A. Next, Muskan. Ma'am, B, setting a high price क्योंकि consumer को लगेगा कि high quality का है. Himanshu. Ma'am, C, setting a low price scheme of a large number of consumers. Akanksha. Ma'am, A. Anyone else? देखो A, ma'am, A. इसमें जो आंसर होगा, the answer will be A as well as B, both ही होगा एक्चुअल में, बट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ऐसे, लेकिन एक्चुअल में जो कॉम्पिटिटर्स को हम देखते हुए एंटर तो करते हैं मार्केट में, उसी के हिसाब से हम प्राइस को लो या हाई रखते हैं. तो कॉम्पिटिशन इज रिक्वायर्ड इन सेटिंग ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, and the B is like B is also required because the high price is showing that the quality of the good is very fine. ठीक है, तो perceived quality जो कंज्यूमर जो है वो ये सोचेंगे कि हाई प्राइस दे रहे हैं तो हाई क्वालिटी मिल रहा है. तो ये दोनों का दोनों इसमें आंसर होना चाहिए. क्लियर हो गई बात?
Next, in a selling concept, maximization of profit of firm is done through sales volume, increasing production, quality, and services. What will be the answer? What will be the answer? Yes, Vishwajit. सेल वॉल्यूम है। Muskan. Sales volume. Akansha. Sales volume. Very good. So answer is sales volume, right? तो इन सेलिंग कंसेप्ट हमारा जो फॉर्म है सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देता है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रोडक्ट का सेल्स को इंक्रीज करें, ना ही वो प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, ना ही वो क्वालिटी और ना ही सर्विसेज पे, बट ओनली अबाउट द सेल्स मैक्सिमाइजेशन, राइट? सेल्स वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, आई थिंक कि इनफ है आज के लिए इतना। ठीक है, ऐसे हमने बस 6 क्वेश्चंस ही किए क्विज के, बट हम डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्विज के जो भी क्वेश्चंस थे, किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? आप लोग का क्लास है, आप whenever we are entering in the market, whenever we are launching the new product, जब भी हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, इन दैट केस क्या सिचुएशन होता है कि हम प्रोडक्ट का प्राइस ना या तो हाई रखते हैं या तो लो रखते हैं, वो भी कंपटीशन और मार्केट का लेवल को देखते हुए। अगर प्रोडक्ट का प्राइस हम हाई रखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइस स्कीमिंग, यानी इनिशियल स्टेज में हम प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख रहे हैं। उसका रीजन होता है कि हम या तो प्रीमियम कस्टमर चाहते हैं और तुरंत से हमें पैसा रिटर्न चाहिए होता है, यानी कि जितना हमने लगाया है उतना हमें मिलने भी शुरू हो जाए स्टार्टिंग स्टेज में। प्राइस पेनिट्रेशन का मतलब होता है जहां पर प्रोडक्ट का प्राइस आप लो रखते हैं मार्केट में, ताकि कंज्यूमर आपके ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और आप ना बल्क में प्रोडक्शन करें, बल्क में सेल करें और मार्केट शेयर आपका इंक्रीज हो। तो इसके लिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या तो कंपनी यूज करती है या तो प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग का मतलब इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखना। और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ज्यादातर ऐसा करती हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, मार्केट में एंटर करती है, तो प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहता है। या तो कोई लग्जरियस प्रोडक्ट या फिर कुछ कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट अगर प्रीमियम कंज्यूमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कंपनीज जो है वो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है। क्लियर हो गया हिमांशु? यस मैम। एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक? ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थर्सडे।